नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, जानना चाहते हैं कब कहाँ कैसे शुरुआत करें, जो शुरुआत की है, जो प्लानिंग आपने की है वो बेहतर है या फिर नहीं, कुछ बदलाव की जरूरत है, ये सब बातें योर मनी एड्रेस करता है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है और साथ ही फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। तो ये तो रहा तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। अब बात करते हैं पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे से। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे पूजा के साथ पैसिव डेट फंड्स के बारे में कि एग्जैक्टली पैसिव डेट फंड्स होते क्या हैं, ये फंड्स इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, कौन से इन्वेस्टर्स को ये सूट करेंगे, क्या ये अग्रेसिव कैटेगरी होती है या फिर एक स्टेबल रिटर्न देने वाली कैटेगरी है। कुछ फंड्स के नाम भी जानेंगे, तो ये सब बातें समझते हैं। तो बताइए पूजा, पैसिव डेट फंड्स के बारे में एग्जैक्टली ये कैटेगरी कौन सी होती है? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपाली। देखिए, जैसे हम नाम को ही पहले समझ लें, पैसिव है, सो ऑब्वियसली एक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। जब एक्टिव स्ट्रैटेजी हम बात करते हैं तो फंड मैनेजर इन्वॉल्वमेंट, फंड मैनेजर स्ट्रैटेजीज होती हैं, और जब हम पैसिव स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो किसी इंडेक्स से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम नॉर्मली इक्विटी फंड्स में बात करते हैं, इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स वगैरह जो पैसिव कैटेगरी में आते हैं। डेट में भी एक्टिव पैसिव ऑप्शंस हैं, जिसमें से पैसिव डेट फंड्स जो हैं, जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं ज्यादातर जो मोटा मोटी देखते हैं। पैसिव लिक्विड फंड्स होते हैं, पैसिव गिल्ड फंड्स होते हैं, SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, एंड टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं जो बहुत ही प्रख्यात है। हमने बहुत बार टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के ऊपर बात की है कि किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके का एक पैसिव डेट निवेश के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड कैसे और क्यों करना चाहिए। नॉर्मली हम डेट को ही अपने पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करते हैं? हमारा जब भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल हम सेट करते हैं तो उस हिसाब से हमारे टेन्योर्स डिस्कस करते हैं। टेन्योर्स में हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं। तो जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल होता है तब हम इक्विटी का चुनाव करते हैं, हम एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और जब शॉर्ट टर्म गोल्स की बात आती है जो 5 साल के अंदर आमतौर पर हम प्लान करते हैं, तो हम डेट का चुनाव करते हैं। ठीक है, डेट में बहुत ही प्रख्यात हम जो बहुत टाइम से इन्वेस्टर्स FD का चुनाव करते थे, लेकिन FD के सामने डेट फंड्स बहुत ज्यादा फायदेमंद पहले हुआ करता था, ऑब्वियसली बिकॉज हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था जो अभी से हट गया है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में डेट विल ऑब्वियसली स्कोर अबाउ FD। कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है, आपको कैपिटल गेन उसी साल भरना है जब आप उसमें से निकलेंगे। लिक्विडिटी ऑप्शन अच्छा है। सो जिसमें हम डेट का चुनाव करते हैं ना दीपाली, तो उसमें पैसिव डेट में जो ऑप्शंस हैं, जैसे टारगेट मैच्योरिटी फंड, जो नाम ही सजेस्ट करता है टारगेट मैच्योरिटी, मतलब उसकी जो अंडरलाइंग जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं या PSU बॉन्ड्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गिल्ड फंड, ये इनके जो डिफाइंड अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं, ये हाई क्वालिटी डेट पेपर्स होते हैं, प्लस इसकी मैच्योरिटी डिफाइंड होती है। तो जब आप एंटर करते हैं, आपको पता है कि क्या YTM पे आप एंटर कर रहे हो और उसकी मैच्योरिटी कितनी है, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट अक्रू होता है वो री इन्वेस्ट होता है। तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को पता है कि वो कितने साल का उसका गोल है, अकॉर्डिंगली उसकी मैच्योरिटी जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं, क्योंकि एक ओपन एंडेड फंड है तो उसकी भी मैच्योरिटी जो अंडरलाइंग है वो वही है। तो मोटा मोटी आइडिया आ जाता है कि हमारा YTM कितना बैठेगा अगर हम मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। तो जब एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं तो एक हाथ बेनिफिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो आपको लो एक्सपेंस रेशियो मिलता है पैसिव में, क्योंकि वो एक अंडरलाइंग को ही फॉलो करता है, वेर इन एक्टिव एक फंड मैनेजर अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिस्क कंट्रोल करता है। सो लो एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है पैसिव में। एंड सेकेंडली हाई क्वालिटी डेट पेपर्स, क्योंकि काफी टाइम हम देख रहे हैं क्योंकि वो गिल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, इन तरीके के अंडरलाइंग बॉन्ड्स में निवेश करता है, तो डेफिनेटली वो एक सोवरेन गारंटी वाला हमें फैक्टर मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ द रिस्क जो हम देखते हैं नॉर्मली। म्यूचुअल फंड्स में तो हमें रिस्क है ही कहीं ना कहीं, लेकिन रिस्क किस तरीके से समझें और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में निवेश करें, इसके लिए कभी भी आप
कोई भी प्रोडक्ट का चुनाव करें, चाहे वो पैसिव डेट भी क्यों ना हो, एक फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेंगे। आपकी जो गोल है, आपकी जो टेन्योर है, वो मैच करने के लिए अगर आपने सही तरीके का प्रोडक्ट चुनाव किया तो आपको डेफिनेटली जितना रिटर्न आपको दिख रहा है उतना आपको मिलेगा, आप एंजॉय कर पाएंगे। जी ओके चलिए, तो पैसिव डेट फंड्स के बारे में या फिर इस कैटेगरी के बारे में तमाम बारीकियां आपको बताई हैं, किस तरीके के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी पूजा ने आपको समझाया। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई राय आप हमारे एक्सपर्ट्स के लेना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस अभी भी भेज सकते हैं इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। अब लेते हैं कॉलर्स से, करते हैं चर्चा। ऋषिराज संपत हमारे साथ मौजूद हैं कनेक्टेड। ऋषिराज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरा अभी 10,000 रुपीज का SIP चल रहा है टोटल मंथली, और एक्सिस स्मॉल कैप में 4,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000 एंड पराग पारिक 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और पिछले 1 साल से मैं इन्वेस्टेड हूँ। अच्छा, ये आपने पोर्टफोलियो अभी बनाया है क्या हाल फिलहाल में? हाँ मैडम, 1 साल हुआ, 1 साल का समय हुआ है। और गोल क्या लेके चल रहे हैं आप? 15 साल मैडम। और मुझे अभी एक और स्मॉल कैप ऐड करना है। नहीं, आपका क्या इसमें एक और स्मॉल कैप ऐड करना है, तो कौन सा फंड मैं सिलेक्ट करूं? और ये पोर्टफोलियो में कोई अगर बदलाव करना है तो कोई सजेशन दे सकते हो तो। और मेरा गोल है 1 करोड़। तो फटाफट से मैं इनका समअप कर दूं पूजा क्वेश्चन। 6 मंथ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3 लाख के आसपास की, ये बता रहे हैं कि इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10,000 की SIP है और 10% स्टेप अप का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। 15 ईयर से 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनके पास 3 फंड्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000 पर मंथ, एक्सिस स्मॉल कैप 4,000 पर मंथ। स्मॉल कैप कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं क्योंकि 5,000 की SIP एडिशनल इंक्रीज करने का प्लान कर रहे हैं, और उस हिसाब से ये जानना चाहते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन सा फंड चुने या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड इनके लिए कैसा रहेगा। तो इनके गोल, इनके फंड चॉइसेस पर आपके सजेशंस। जी बिल्कुल। सबसे पहले ऋषिराज आपको ये कहूंगी कि जो गोल सेट किया है ना, 15 साल में 1 करोड़ की आप राशि चाहते हैं, उसके लिए 20,000 की SIP लगेगी अभी से। लेकिन क्योंकि आपने मेंशन किया आप हर साल उसको स्टेप अप करेंगे 10% से, तो आपकी जो करंट 15,000 की SIP है उससे आप ये गोल इजिली अचीव कर सकते हैं। तो एक हमारा जो टारगेट है जहां पहुंचना है और जो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है वो मैच होगा अगर आप एनुअली उसे स्टेप अप करेंगे तो। ठीक है। दूसरी बात, जब हम फंड्स की करते हैं, ठीक है, आपने 10,000 की SIP ऑलरेडी कुछ महीनों से शुरू की है और आप 5,000 ऐड करने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है, अच्छी रिटर्न्स दे रही है, इस वजह से मैं स्मॉल कैप एक और ऐड करूं, ये सोच अगर आपकी है तो प्लीज इसको थोड़ा मॉडिफाई करें। हमने 2 साल पहले चर्चे में इंटरनेशनल फंड्स भी देखे थे, सेक्टोरल फंड्स भी देखे थे, लेकिन हर एक की एक साइकिल होती है, तो समझना बहुत जरूरी है हर कैटेगरी के रिस्क कितना है, उस हिसाब से आप उसमें टॉप अप करें। नॉर्मली जब हम प्लान बनाते हैं ना तो हम अक्रॉस सेक्टर्स कहते हैं, आप लार्ज कैप रखिए, मिड कैप रखिए, स्मॉल कैप रखिए, फ्लेक्सी कैप रखिए, मोटा मोटी जो आपने रखे हैं आपके पोर्टफोलियो में, मिड कैप कंटिन्यू करें, फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, स्मॉल कैप कंटिन्यू करें। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो पूरा 5,000 ऐड ना करें, 2 या 3,000 ऐड करें, बाकी का जो अमाउंट है वो आप मिड और फ्लेक्सी कैप में टॉप अप करें। क्योंकि समझना जरूरी है कि आज स्मॉल कैप आपको अच्छा लग रहा है, कल जब नीचे जाएगा और उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेंगे तब पैनिक ना रहे, ये समझना जरूरी है। जी ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपके फंड चॉइसेस को लेकर भी सलाह दी गई है और आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी। एक और सवाल लेंगे, ये हमें ईमेल के थ्रू गंगाधर ने भेजा है, और जो सवाल है इनका वो है 10,000 की मंथली SIP को लेकर 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, और जो फंड्स इन्होंने चुने हुए हैं ICICI प्रू टेक्नोलॉजी, टाटा डिजिटल इंडिया, इसके अलावा जो बाकी फंड्स हैं उसमें एक्सिस मिड कैप फंड इन्होंने रखा हुआ है अपने पास, और साथ ही निपॉन इंडिया ग्रोथ, SBI स्मॉल कैप, ये सभी फंड्स इनके पास शामिल है पोर्टफोलियो में। सभी में ये 1,000 से लेकर 2,000 की SIP कर रहे हैं। क्या सजेशन पूजा इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? जी बिल्कुल। अगेन दीपाली, गंगाधर जी के लिए भी सबसे पहले हम टारगेट की बात करें कि इनका जो टारगेट है 1 करोड़ की राशि चाहते हैं 10 साल में, तो उसके लिए जो अभी SIP अमाउंट लगेगा वो है अप्रोक्सीमेटली 43,500
हर महीने इनको SIP करनी होगी, अगर हम अज्यूम्ड रिटर्न 12% का पकड़ के चले तो। अभी जो इनकी हाल में SIP चल रही है वो 10,000 की, तो डेफिनेटली इन्हें SIP अमाउंट टॉपअप करना है, या तो फिर गोल को अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो आपको तो पोस्टपोन करना होगा, मे बी अनदर 5 to 8 years। अगर आप एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐड कर सकती हो, अगर आप अभी 10,000 की SIP ऐड कर ले, मतलब 10,000 की चल रही है, अगर आप 20,000 की कर ले और सालाना अगर आप 15 से 20% का टॉपअप करेंगे तो 10 साल में ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अगर ये आपके दिमाग में बैठ रहा हो तो इससे आप शुरुआत करें। अब जब हम फंड्स की बात करें, अगर अगेन मुझे थोड़े बहुत ओवरलैपिंग फंड्स दिख रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, 2 मिड कैप 2 सेक्टोरल, तो एक मिड कैप कंटिन्यू करें आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एक स्मॉल कैप कंटिन्यू करें आप SBI स्मॉल कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप सजेस्ट करती हूं मैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। सेक्टोरल फंड्स 2 हैं। अगेन सेक्टोरल फंड्स के रिस्क समझिए, अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं रिस्क को समझते हुए, तो सेक्टोरल फंड रखना चाहिए। लेकिन विद इन 10 ईयर्स कोई गोल है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि आपको कोई पैसा इकट्ठा करना है, तो सेक्टोरल पे बेस नहीं होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। और गोल्ड फंड में SIP की है, गोल्ड फंड में SIP कंटिन्यू कर सकते हैं हेज करने के लिए, गोल्ड एज एसेट क्लास। लेकिन हाल ही में अभी SGB चल रहा है 15 सितंबर तक, 5873 पर यूनिट का इसका करंट रेट है, तो अब SGB में भी निवेश करेंगे, अच्छा विकल्प है गोल्ड में निवेश करने के लिए जी। ओके चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। फिलहाल आपकी जो SIP है वो पूरी नहीं है। आपके गोल को हासिल करने के लिए 43,500 रुपये की SIP आपकी लगेगी हर महीना, तब जाके आप इस गोल को हासिल कर सकेंगे। ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं है कैटेगरी में। सेक्टोरल फंड को लेकर थोड़े से अलर्ट रहिए, क्योंकि बहुत थीम बेस्ड ये सेक्टोरल फंड्स होते हैं, कभी परफॉर्म करते हैं और कभी नहीं। तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कपिल गुप्ता से, मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैडम। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है। मैडम क्वेश्चन तो हमने आपको भेजा था, एक तो 10 लाख रुपए के आसपास हमारा कॉर्पस अभी फिलहाल के लिए है, और बाकी हमारी SIP है कुछ 18,000 रुपए एक महीना की। हेलो, ओके ठीक है। और हमने उसमें अपना वो भी लिखा था गोल की हमें 13वां साल में, 14वां साल में, 15वां साल में कुछ कुछ अमाउंट चाहिए, और बाकी रिटायरमेंट के लिए 22 ईयर्स पे चाहिए। तो क्या ये अचीव हो पाएगा? तो फिलहाल 20,000 की आपकी SIP चल रही है। अच्छा, आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है कपिल? अराउंड 10 लाख है मैडम। ओके, अराउंड 10 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20,100 की पोर्टफोलियो की SIP है। अच्छा, 5 से 7,000 रुपए और बढ़ाना चाहते हैं आप? हाँ, बढ़ा सकते हैं जी। ओके, क्विकली जो इन्होंने गोल्ड डिटेल्स भेजी हैं पूजा, उसमें 5 लाख में 5 साल में रिटायरमेंट 5 करोड़, 12 इयर्स में पहले बच्चे की पढ़ाई 35 लाख, 13 इयर्स में पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए 35 लाख, 14 साल में 30 लाख, 18 साल में 1 करोड़। तो इंटरेस्टिंग है इनका इनफैक्ट गोल। ये रिटायरमेंट टारगेट इनका सबसे पहले है जो कि विद इन 5 ईयर्स है। उसके बाद बच्चों की एजुकेशन और उनकी मैरिज का इनका टारगेट है। फंड्स इनके पास देखें तो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 3,000 पर मंथ, ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी 3,000 पर मंथ, SBI स्मॉल कैप पे 3,000 पर मंथ है, निपॉन इंडिया लार्ज स्मॉल कैप, मेरी एसेट लार्ज कैप में 2,000 ईच, और कोटक फ्लेक्सी कैप में 5,000 ईच। इसके अलावा इनके पास थोड़े ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। NPS में 50,000 लमसम इन्वेस्टमेंट, सुकन्या समृद्धि योजना में 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट, PPF में 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है, और एक यूलिप भी इन्होंने ली हुई है। क्या सजेशन है इनके गोल? इनके पोर्टफोलियो पर 5 करोड़ का गोल जो है 5 साल में वो सबसे ज्यादा नजदीक है, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से काफी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी इनको। क्या सजेशन आपके? जी बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले तो कपिल मैं बहुत खुश हूं कि आपने गोल्स जो है बहुत अच्छे से सेट किए हैं। आपने हर एक चीज को, जैसे 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, 18 साल में और 22 साल में जो आपके गोल्स आने वाले हैं, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किए हैं कि कब कब क्या क्या पैसा लगेगा। अब जैसे जैसे पैसे लगने वाले हैं वैसे वैसे आपको SIP अमाउंट बता देती हूँ कितनी आपको लगेगी। जैसे 12 साल में आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए 35 लाख की राशि चाहिए, तो उसके लिए आपको 11,000 की SIP लगेगी। सब पे मैंने अज्यूम्ड रिटर्न 12% के आसपास
पकड़ा हुआ है। 13 साल में आपको 35 लाख की राशि चाहिए, उसके लिए आपको 9,500 की SIP लगेगी। 14 साल में आपको 30 लाख की राशि चाहिए, उसके लिए आपको 7,000 प्रति माह की SIP लगेगी। और 18 साल बाद चाइल्ड मैरिज के लिए आपको 1 करोड़ की राशि चाहिए, जिसमें आपको मैंने सिर्फ 2,000 की SIP मेंशन किया, क्योंकि जो 10 लाख का अभी आपका करंट पोर्टफोलियो है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो फिलहाल उसको भी हम काउंट करेंगे तो 2,000 की ही SIP लगेगी। और चाइल्ड मैरिज और एजुकेशन में आपका सुकन्या समृद्धि भी ऐड हो जाएगा। रिटायरमेंट में समझती हूँ 5 करोड़ की राशि, लेकिन 22 साल लिखा हुआ है रिटायरमेंट का जो गोल है, तो इसमें अगर आपका NPS, PPF ये सब भी हम जोड़ लें तो आपको SIP अमाउंट 20,000 के आसपास लगेगी, क्योंकि 22 साल है अपने पास और उसमें हम आराम से 12 से 15% तक भी अज्यूम कर सकते हैं। सो टोटल SIP अमाउंट जो मेरे हिसाब से सारे गोल्स को कवर अप करता है विद एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, 50,000 की राशि आपको हर महीने करनी चाहिए। जो आपकी अभी करंट है वो 20,000 है, आप 7-10,000 बढ़ा सकते हैं, तो आपको SIP अमाउंट बढ़ाना होगा। कंटिन्यू करें मिरर लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, निफ्टी 50 इंडेक्स। कुछ फंड्स जो स्विच करने की सलाह दे रही हूँ, उसमें एक है क्वांट एक्टिव फंड, वो आप आपके पोर्टफोलियो में शामिल, टैक्स सेवर, HDFC टैक्स सेवर आप शामिल कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में। हर एक में आप 10-10 हजार करेंगे, 5 SIP बना के पोर्टफोलियो बना के आपको बस सिर्फ रिव्यू करते रहना है। जब जब गोल आएगा तब उसके पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके उसको इक्विटी से डेट में डाल दीजिए। और यूलिप जैसे प्रोडक्ट में जरा संभालिए, आप इंश्योरेंस अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट अलग रखिए जी। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा इन फंड्स को लेकर पूजा की तरफ से, और थोड़े बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, कुछ नए फंड्स भी आपको रेकमेंड किए गए हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक पर कुछ और क्वेश्चंस। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ पूजा भिंडे मौजूद है। क्वेरीज को आंसर करने के लिए क्विकली एक सवाल लेते हैं। गौरव ने भेजा है ईमेल के थ्रू और सवाल इनका दिल्ली से आया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका, हालांकि जो ये टॉपिक लेकर आए हैं उस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया है योर मनी में ही, लेकिन क्वेरीज आती हैं तो अच्छा लगता है। सवाल इनका पूजा ये है कि हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, हाइब्रिड फंड में निवेश को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने के, क्या एक कंप्लीट पोर्टफोलियो हाइब्रिड फंड में बनाया जा सकता है या फिर एक पोर्टफोलियो में एक चंक हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये दीपाली, काफी टाइम लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो हाइब्रिड क्योंकि नाम है बैलेंस्ड जो हम बोलते हैं, जिसमें इक्विटी और डेट मेजरली 2 असेट क्लासेस होते हैं, लेकिन काफी ऐसे फंड्स है जिसमें गोल्ड, इंटरनेशनल फंड्स भी शामिल करते हैं, जैसे मल्टी असेट कैटेगरी है। सो मल्टी असेट एलोकेशन फंड्स हो गए, बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए, कंजर्वेटिव अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हो गए, इक्विटी सेविंग्स फंड हो गए, आर्बिट्रेज फंड्स हो गए। सो वैसे बहुत सारी कैटेगरीज है। नॉर्मली मोटा मोटी 3 से 5 साल का अगर होराइजन है तो इस तरीके की कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अब इनमें से कौन से फंड का सिलेक्शन करना वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट और आपका टेन्योर, क्योंकि इनमें से ज्यादातर फर्क यही है, इक्विटी और डेट की जो मात्रा है वो चेंज होती रहती है। आपको जितना ज्यादा इक्विटी चाहिए उतना आप वैसा वाला हाइब्रिड फंड ले सकते हैं, जिसमें कम इक्विटी चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स या इस तरीके का आप हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। डेफिनेटली एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के डिस्कशन करें, लेकिन नॉर्मली रिटायर्ड लोगों के लिए या कंजर्वेटिव लोगों के लिए लमसम एक मुश्त पैसा डालना है तो इस तरीके का फंड का आप चुनाव कर सकते हैं जी। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी हाइब्रिड फंड्स को लेकर। क्विकली पूजा ने बताया कि कौन सी कैटेगरी होती है। थैंक यू पूजा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप पूजा के टॉप 4 फंड्स भी नोट कर लीजिए, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो पूजा की चॉइस के साथ एक पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इन फंड्स को आप नोट करें जो पूजा ने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। थैंक यू पूजा शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CBC आवाज पर। नमस्कार।